जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार लाख बार वंदना। करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। करोड़ जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान हरियाणा सिंघनी प्रतिभा मूर्ति महासाधु श्री सर्वज्ञ प्रभा जी एवं तप रश्मि साध्वी श्री नमिता जी। AAR आचार्य श्री आत्माराम जैन स्कूल के इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए समस्त धर्मानुरागियों, अध्यापकगण और बहुत ही विनय भक्ति के साथ शिक्षा सीखने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ बातें जिससे आपका भी कुछ भला हो सके, आपको कुछ गाइडेंस मिल सके और हमारा भी पुरुषार्थ करना सफल हो सके, तो कुछ बिंदुओं पे कुछ पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे गुरुदेव अक्सर जब कभी कोई स्टूडेंट आता है तो उसको 3 टिप्स देते हैं। कितने टिप्स? 3। If you want to succeed in your life, then 3 points are foremost in your life. पहला बिंदु है पंक्चुअलिटी। पहला पॉइंट कौन सा? पंक्चुअलिटी। किस किस को सुन रहा है? अच्छा, जिसको नहीं सुन रहा वो हाथ खड़ा कर दे एक बार। मेरे को नहीं सुन रहा तो आप सभी रिस्पॉन्स करेंगे ना। पहला पॉइंट कौन सा? पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब अपना जो काम है, जिस वक्त पर जो काम करना है उस टाइम पे उस काम को करना सीखे। यदि आप अपनी ज़िंदगी में टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं रखोगे तो आपने लाइन सुनी होगी, जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसको बर्बाद कर देता है। तो पहला पॉइंट है पंक्चुअलिटी। स्कूल आना है तो स्कूल आने का टाइम आपका पंक्चुअल होना चाहिए।
और इवन आप यदि घर में रिवीजन करने के लिए टाइम टेबल बना करके चलोगे तो आपका रिवाइज भी अच्छे से हो जाएगा। और यदि टाइम टेबल नहीं है तो मोबाइल उठाया है, 2 घंटे गेम्स खेलते हुए निकल जाएंगे, 3 घंटे निकल जाएंगे, और जब आपको ध्यान आएगा अरे 11 बज गए, अब होमवर्क कब करेंगे, अगले दिन तो टेस्ट है, कैसे अगले दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो यदि पंक्चुअलिटी के साथ चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्थात जो काम जिस वक्त पे करना है, अक्सर हम सुनते हैं कि आप जब खेल रहे हो तो खेलने में अपना 100% लगाओ, और जब पढ़ रहे हो तो पढ़ने में भी अपना 100% देना होगा। अर्थात यदि पढ़ते टाइम ध्यान तुम्हारा प्लेग्राउंड की ओर है, फ़ोन की ओर है, तो यू कांट कंसंट्रेट योर माइंड, आपकी कंसंट्रेशन बन नहीं पाएगी, आप वेवरिंग माइंड वाले बनते जाओगे, और जो आप चाहते हो ज़िंदगी में अचीव करना वो नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने लग जाएगी, आप स्ट्रेस में आने लग जाओगे। मगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं कि कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं? स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो अपना जो भी काम है पहले उसको डिविजन्स कर ले कि मेरा काम कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है। 2 चीज़ें होती, पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट और दूसरी चीज़ अर्जेंट। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट, दूसरी चीज़ अर्जेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब जो काम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिस कार्य का हमें लॉन्ग टर्म पे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, उसका नाम है इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पढ़ाई करना क्या है? इम्पॉर्टेंट है ना। यदि आपकी 10th है या आपकी +2 है, यदि आज अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए तो आगे आपको एडमिशन्स में भी तो प्रॉब्लम आएगी। और आज यदि बेस अच्छा नहीं बना तो आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो पहला पॉइंट है, हमें ये खोजना है हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट क्या है। क्या खोजना है हमें? इम्पॉर्टेंट क्या है जिसका हमें लंबे टाइम में भी रिजल्ट मिलता रहेगा। और सेकंड पॉइंट इज अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब जो अभी करना ज़रूरी है। अर्जेंट का मतलब जो अभी करना ज़रूरी है। कोई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें करना ज़रूरी तो है, मगर शायद वो आज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट मतलब उनका कोई लंबे वक्त में जाकर के भी हमें कोई रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। कोई रिश्तेदार घर पे आ गया, अब उसको हेलो हाई करना अर्जेंट तो है, मिलना तो पड़ेगा, मगर वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ कर के घंटों उसके साथ गप्पे मारने में वेस्ट कर दो। तो कुछ ज़िंदगी में काम ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं साथ साथ अर्जेंट भी होते हैं। अब कल स्कूल में तुम्हारा क्लास में टेस्ट है तो वो काम आज ही करना अर्जेंट है। आज ही करना क्या है? अर्जेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हारा सारा फ्यूचर तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर बेस्ड है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे भी फोकस करना होगा। और ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी रहती है वो नाइदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, ना तो वो इम्पॉर्टेंट होती है और ना ही वो अर्जेंट होती है। अब मोबाइल है हाथ में, व्हाट्सएप चेक करते रहना, ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। गूगल पे वेस्ट अपना टाइम करते जा रहे हैं, यूट्यूब पे नई नई चीज़ें रील्स पे रील्स देखते जा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, मगर टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। तो हमें सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट करना और उस टाइम टेबल को पंक्चुअलिटी के साथ फॉलो करना। किसके साथ? पंक्चुअलिटी के साथ। और यदि पंक्चुअल होकर के चलेंगे तो ज़िंदगी में हम बड़े बड़े अपने गोल्स, अपने मिशंस अटेन कर पाएंगे। और यदि आज पंक्चुअलिटी नहीं रखी, आज छोटी हैबिट नहीं बना पाए, तो कल को बड़ी हैबिट्स भी तुम अच्छी बना
नहीं पाओगे। तो पहला पॉइंट है पंक्चुअलिटी। तभी लिखा है समय पे कर लो सारे काम, चिंताओं का फिर क्या काम। समय पे कर लो सारे काम, चिंताओं का। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो इसको रिकॉल कर सकते हो ना पीछे पीछे बोल के, क्योंकि हमें स्ट्रेस होता कब है? जब हमारा काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। जब टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो हमें लोड महसूस होता है, बर्डन महसूस होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम कहते हैं मेरे को नहीं बुलाओ, अब मेरे को सारी रात पढ़ना पड़ेगा। मगर ऐसी नौबत आई क्यों? क्योंकि हमने अपना काम समय पे किया ही नहीं। हमने अपने काम को डिवाइड ही नहीं किया। हमने ये देखा ही नहीं कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, और क्या इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। तो क्या बोलना है? समय पे कर लो सारे काम, चिंताओं का फिर क्या काम। समय पे कर लो सारे काम, चिंताओं का। ज्ञान ध्यान में समय लगाकर बन जाओ विद्वान। ज्ञान ध्यान में समय लगाकर बन जाओ विद्वान। ज्ञान की साधना ये आराधना। ज्ञान की साधना ये आराधना। समय पे सोना जागना, समय पे खाना पीना। समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे पढ़ना, चिंतन करना, सरल हो जीवन जीना। बोलते ना इजी लाइफ हमें बनानी है। तो इजी लाइफ कब बनेगी? जब हम अपना हर काम जो जिस वक्त के लिए है उसको उस टाइम पे फिनिश करेंगे। समय पे पढ़ना, चिंतन करना, सरल हो जीवन जीना। व्यर्थ की बातों से बचे, मिलता है सन्मान। व्यर्थ की बातों से बचे, मिलता है सन्मान। मिलता है सन्मान कैसा फरमाए भगवान। ज्ञान की साधना ये है आराधना। समय पे कर लो सारे काम, चिंताओं का फिर क्या काम। समय पे कर लो चिंताओं का। ज्ञान ध्यान में समय लगाकर बन जाओ विद्वान। ज्ञान की साधना, ज्ञान की है साधना। ज्ञान की साधना, ज्ञान की है साधना। ट्रेन का टाइम यदि सपोज करो 8:30 बजे सुबह का है, आप यदि 2 मिनट भी लेट पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रेन क्या हो जाएगी? चली जाएगी, आपके लिए वेट थोड़े करेगी। अब लाइफ में यदि अपॉर्चुनिटी चली गई
तो ध्यान देना, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी आए। मगर आज तो हमारे पास वक्त है, आज जो वक्त है आज ही है। पेरेंट्स आपको बोलेंगे बच्चा पढ़ाई कर लो, पढ़ लो कुछ बन जाओगे। और जब बड़े हो जाओगे तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि पढ़ लो कुछ बन जाओगे। तो पहला पॉइंट पंक्चुअलिटी, दूसरा पॉइंट है रेगुलरिटी। सेकंड पॉइंट इज रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब किसी चीज़ को रेगुलर, हर रोज़ करना। अब जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, रूटीन में हर रोज़ करते हैं, तो वो काम हमें करना इजी लगने लग जाता है। वो काम हमें क्या लगने लग जाता है? इजी। अब ब्रश करते हो ना हर रोज़, कोई है बच्चा जो ब्रश नहीं करता? सारे करते हैं। अब ब्रश करते हैं तो ब्रश करते करते जोर तो नहीं ना लगता? क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? आदत बन गई। मगर आदत कैसे बनी? आदत कैसे बनी? हर रोज करने से। आदत कैसे बनी? और जिस काम को हम हर रोज करेंगे, रेगुलरली करेंगे, तो वो काम हमें करना इजी लगने लग जाएगा। अब पढ़ाई भी यदि हम रेगुलर करेंगे तो पढ़ाई करना भी हमें फिर बोझ नहीं लगेगा। बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी यदि हम रेगुलरली ऐसा व्यवहार रखेंगे तो हमें बड़ों के आगे सर झुकाने में कभी कठिनाई नहीं आएगी। और यदि किसी ने हमारा कुछ बुरा भी कर दिया तो हमेशा स्माइल, हमेशा खुश रहने की आदत डालेंगे तो हमें कभी प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो दूसरा पॉइंट है पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी। अपनी पढ़ाई करनी है तो वो ये नहीं आज पढ़ लिए फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 1 दिन पढ़ाई कर ली फिर 2-3 दिन छुट्टी, फिर 2-3 दिन पढ़ लिए फिर 4-5-10 दिन छुट्टी। ऐसे चलोगे तो तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। और जब जिस काम का आपका अभ्यास नहीं, प्रैक्टिस नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं, और जब इंटरेस्ट नहीं तो जो काम हमें करना चाहिए था वो काम हम कर नहीं रहे। और हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आए, मगर उस अच्छे रिज़ल्ट के लिए हम मेहनत ही नहीं कर पा रहे। मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है जी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल है, ये हिस्ट्री के तो इतने ये इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, दिमाग खराब हो जाता है। मगर यदि रेगुलरली उन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहोगे, रिकॉल करते रहोगे, तो रेगुलर की आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमें अपने टाइम को इस तरीके से बनाना है कि हम 24 घंटे एक स्कूल के टॉपर को भी मिलते हैं, 24 घंटे स्कूल में फेल होने वाले को भी मिलते हैं। ये तो नहीं है कि टॉप करने वाला, क्लास में फर्स्ट आने वाला, उसको 26 घंटे मिलते हैं और फेल होने वाले को 20 घंटे मिलते हैं। दोनों को कितना टाइम मिलता है? सेम मिलता है ना। मगर हम उस सेम टाइम में अपना जो आउटपुट देना चाहिए, एक रेगुलरिटी के साथ जो पढ़ना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम फेलियर हो गए। और यदि हम चाहते हैं हम भी आगे बढ़े, तो याद होगी आपको एक स्टोरी। एक राजा था और वो राजा एक बार युद्ध में हार गया। युद्ध में हार गया और वो भाग गया अपना सारा फोर्ट छोड़ करके बाहर की ओर, और एक गुफा में बैठा है, छिप करके पत्थर लगाया हुआ है, अंदर उसने आग जला रखी है और बैठा बैठा बस पश्चाताप कर रहा है, मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं कैसे करूँगा। मगर उसने क्या देखा, एक मकड़ी, सुनी हुई ना स्टोरी आपने, मकड़ी क्या करती है, ऊपर की ओर चढ़ती है मगर फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर की ओर ट्राई करती है चढ़ने की, फिर नीचे गिर जाती है। ऐसे करते करते 20-25 बार उसने ऐसे ट्राई की मगर हमेशा गिर जाती।
मगर फाइनली एक दिन वो भी आया कि जब वो ट्राई करते करते अपनी मंजिल तक ऊपर तक पहुंच गए। अब उसने उसी से लेसन ले लिया। उसी से क्या ले लिया? लेसन। लेसन इज शिक्षा। अब उससे क्या लेसन लिया कि यदि हम अभ्यास करते रहेंगे तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान जाता है फिर वो मेहनत भी करता है और उसकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है, क्योंकि एफर्ट्स नेवर गो वेस्ट। हमारे कर्मा, हमारे एक्शंस कभी वेस्ट नहीं जाते। मगर यदि हम सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो एक दिन हम भी अपने उस एम को, अपने गोल को, अपने मिशन को अचीव कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है रेगुलरिटी, मीन्स अपने काम को रेगुलरली करेंगे। घर को भी रेगुलर झाड़ू लगाओगे तो घर मेंटेन रहेगा ना। और यदि घर में झाड़ू रोज नहीं लगेगा, 4-5 दिन बाद लगेगा, तो डस्ट क्या हो जाएगी? मिट्टी कितनी सारी इकट्ठी हो जाएगी। फिर उतनी सारी मिट्टी को बाहर निकालने के लिए फिर इतनी सारी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। इसी प्रकार यदि हम रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो सिंपल हम बोले तो हमारी बुद्धि के इस घर में डस्ट नहीं आएगी। और यदि वो डस्ट का मतलब क्या है? विस्मृति। विस्मृति मतलब हमने जो याद किया वो भूलने लग जाता है, और जो नया सीखना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। मगर जब हम रेगुलर उन चीज़ों का अभ्यास करते जाएंगे तो हमारे लिए कुछ भी याद करना, कुछ भी रिकॉल करना, कुछ भी नया सीखना मुश्किल नहीं हो पाएगा। तो दूसरा पॉइंट रेगुलरिटी। पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट रेगुलरिटी। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है सिंसेरिटी। तीसरा पॉइंट सिंसेरिटी। अब किसी काम को तो हम करते हैं हल्के में। हल्के में मतलब हाँ कर लिया, कर लेंगे। और एक काम को हम करते हैं अपनी ड्यूटी समझ करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग पता है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, सपोज करो आप अभी 9th क्लास में हो, आपके घर में एक 2 ईयर का एक छोटा सा बेबी भी है। तो मम्मी पापा दोनों आपके बाहर गए हैं और क्या बोलते हैं, इस छोटे से बेबी की क्या करना, तुम्हें केयर करना, इसको खाने भूख लगे तो इसको कुछ खाने को दे देना, ये किसी गलत जगह पे हाथ ना लगाए, इलेक्ट्रिसिटी के उन बटन्स को ना चलाए, या कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक को ना छेड़े, कोई वॉशरूम में जाकर के सोप वगैरह मुंह में ना डाले, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब आपने यदि ध्यान रखा तो आप रिस्पॉन्सिबल हुए। रिस्पॉन्सिबल इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कि आप आंसर कर सको कि मैंने जो किया मैंने इस तरीके से किया। और यदि आप किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, आंसर नहीं कर पाते, इट मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। बड़े गुरुदेव आ रहे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। चूल्हा मुक्ते पट्टे हंसा वाली चाल अनोखे। हो इत्थे झुकदा है संसार, मैनू वेख लैण दे। इत्थे झुकदा है
गुरु बन के आया मैनू देख लैणगे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैणगे। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। सफलता के लिए तीसरा पॉइंट कौन सा है? सिंसेरिटी। सिंसेरिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी काम को करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कि आप आंसर कर सको। आपसे गलती होगी तो आप आंसर क्या करोगे? यदि आप अच्छे से करोगे तभी आंसर करोगे, हाँ ठीक है। इसलिए सफल होने के लिए पंक्चुअलिटी भी ज़रूरी है, रेगुलरिटी भी ज़रूरी है, और थर्ड वन इज़ सिंसेरिटी। पढ़ने लगे हो तो सिंसियर हो करके, टिक करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके। ये हम किसी के लिए नहीं पढ़ रहे। किसके लिए पढ़ रहे हैं? आप में से कोई कह सकता है नहीं मैं तो मम्मी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं तो पापा के लिए पढ़ रहा हूँ, मगर सच क्या है? हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए। और यदि ये समझ में आ जाए हमें कुछ बनना है तो हम अपना दी बेस्ट लगाएंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यदि टाइम वेस्ट आज करोगे तो कल को अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाएंगी कि हम बड़ा कुछ कर पाएँ, और जब कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे दूसरों को देखेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। मगर हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, हमारे अंदर वो स्टेमिना है, हमारे अंदर वो ताकत है, हम सबके अंदर वो शक्ति है कि हम दुनिया में दी बेस्ट चीज़ें कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस। इसलिए हमें अपने पोटेंशियल को जागृत करना है और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। सपोज़ एक बार फेलियर हो गए, टेस्ट में नंबर कम आ गए, तो ये मत सोचो कि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो ये वीक पॉइंट है। यदि आपको ये पता चल जाए ना ये मेरे में वीक पॉइंट है, ये कोई ब्लिस से बड़ी चीज़, छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि ये भी बहुत बड़ा वरदान है कि हमें एटलीस्ट ये तो पता चला मेरे अंदर ये कमज़ोरी है। और जब ये पता चल जाए ये कमज़ोरी है तो हम उस कमज़ोरी को दूर भी कर सकते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े काम करने वाले लोग हुए हैं, वो पहले ही दिन कौन सा सफल हो गए थे। इसलिए यह सोचना सफल होने के लिए हमें असफलता का यदि चेहरा देखना भी पड़े तो कोई बात नहीं। हम एक बार असफलता का चेहरा यदि देख भी लेंगे तो हम जिंदगी भर असफल रहेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि हम उससे भी शिक्षा लेंगे कि मुझे दोबारा से लापरवाही करके, केयरलेस होकर के आगे के लिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। तो 3 पॉइंट हुए। पहला पंक्चुअलिटी, दूसरा रेगुलरिटी और तीसरा सिंसेरिटी। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे से याद नहीं होता। आप में से है बच्चे जो कहते हैं हमारे से याद नहीं होता? हाँ है बच्चे। तो एक सिंपल सा फंडा है, भगवान के टाइम से एक चला आ रहा है। किसी चीज़ को पक्का करने के लिए 5 स्टेप है। कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स है। अब उन्हें हम शास्त्र की भाषा में कहें तो फर्स्ट वन इज वाचना। वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुपरीक्षा, धर्म कथा। वाचना का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अटेंड द लेक्चर। पहला पॉइंट क्या है? आपको यदि कुछ समझना है तो सबसे पहले उसके पास जाना होगा जिसको ऑलरेडी समझ आ चुकी है, जिसको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यदि आप स्कूल के लेक्चर्स अटेंड नहीं करोगे, सोचो मैं बुक से पढ़ के एग्ज़ाम दे दूंगा, मैं तो गाइड से पढ़ के एग्ज़ाम दे दूंगा, तो हमें वो फंडास पूरी तरह से क्लियर
नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट है हमें लेक्चर्स अटेंड करने हैं, उसका नाम क्या है, वाचना, वाचना लेना। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, यदि हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो ये नहीं कि मैं पूछूंगा तो सारे बच्चे मेरे पे हंसेंगे, मैडम भी बोल देगी तेरे को इतनी सी बात नहीं समझ आई। तो बहुत बार हम क्या हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं पूछना, पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। बल्कि ऐसा नहीं, आपको यदि समझ में नहीं आया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस जिज्ञासा को किसके सामने रखो, किसके सामने रखो, अपने टीचर्स के सामने। तो सेकंड पॉइंट है पृच्छना। पृच्छना का मतलब पूछना। यदि आपको नहीं समझ में आया, आप 10 बार भी पूछते हैं, टीचर्स तो आपके लिए ही तो यहाँ पर है ना, आप टीचर्स के लिए हैं और टीचर्स किसके लिए हैं, आपके लिए है। आप यदि उनको चेक करने के लिए पूछोगे तब तो गलत हो जाएगा। चेक करने का मतलब आप तो ट्यूशन से पढ़ कर के आ गए और अभी तो मैडम ने वो हो सकता है पक्का करके अभी आपका लेक्चर तैयार भी नहीं किया, और आकर के आप उन्हीं से क्वेश्चन करने लग जाओगे तो हो सकता है वो टीचर आप पे थोड़ा इरिटेट हो जाए। मगर जो आप पढ़ रहे हो, और यदि आप चेक करने के लिए नहीं बल्कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो सही है, इस बात को पक्का करने के लिए बड़ी रिस्पेक्टफुली आप यदि पूछते हैं तो वो पूछना भी आपको आगे बढ़ाता है। तो दूसरा पॉइंट है पृच्छना, पूछना। और कहा है यदि सबका ध्यान एक जगह कंसंट्रेट हो गया ना, आप इसको बाहर उठा के ले जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है पूछना। पूछना मतलब आस्किंग। नहीं समझ में आया तो पूछो, यदि पूछोगे नहीं तो डाउट्स आपके वैसे बने रहेंगे, डाउट्स वैसे बने रहेंगे, आप आगे आगे दौड़ और पीछे पीछे छोड़, ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो दूसरा पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए अपने टीचर से ज़रूर पूछे और रिस्पेक्ट के साथ पूछे। और कहाँ भी है, गुरुओं से पढ़ कर के पूछो, गुरुओं से पढ़ कर के जिज्ञासा को भाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से। दूसरा पॉइंट तो है पूछना, तीसरा पॉइंट है रिवाइज करना। ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद हमने तो किताब को हाथ ही नहीं लगाया, उसके बाद तो हमने उस पेज को ही नहीं उठा करके देखा कि मैंने क्या समझा था। उस चीज़ को पक्का करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि हम इतने बड़े मास्टर तो है नहीं कि एक बार डाउनलोड किया और बस सारे का सारा फीड हो गया। ऐसे सुपर कंप्यूटर तो हमने खुद को इतना बना नहीं रखा अभी, भले हमारी एबिलिटी उन कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा है, मगर वो कब आएगी जब उस चीज़ को बार बार रिवीजन में लिख करके आएंगे। कहते हैं ना, यदि भोजन चबा चबा करके खाओगे तो डाइजेस्ट अच्छा हो जाएगा, सुनते हैं ना। इसी तरह बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे। नोट्स बनाए हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पढ़ने से सुनने से याद होती है मगर लिखने से और ज़्यादा पक्की हो जाती है। फिर उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लो, जो जो पॉइंट्स आप क्लियर हुए, जो जो पॉइंट थोड़े डिफ़िकल्ट है उसको सिंप्लीफाई करके लिखो। उन चीज़ों को रिवीजन करोगे तो और पक्का हो जाएगा। क्या कहा, गुरुओं से पढ़ कर के पूछो, गुरुओं से पढ़
जिज्ञासा को भाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है। किन किन को सुन रहा है और कौन कौन से बच्चे मेरे पीछे बोल रहे? अब तो बहुत सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, आवाज तो इतनी नहीं आ रही। हाँ, गुरुओं से पढ़ कर के पूछो, गुरुओं जिज्ञासा को भाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ दोहराते जो चबा चबा कर खाने से भोजन भी जल्दी पच जाता, चबा चबा कर भोजन भी जल्दी दोहराने से पड़ा हुआ स्मृति पटल पर छप जाता, दोहराने से पड़ा हुआ स्मृति पटल पर छप, चिंतन में भी रहे आसानी, चिंतन में भी बचे गलत प्रभाव से, पड़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पड़ा हुआ पक्का होता है, दोहरा। कोई चीज़ याद नहीं ना हो रही तो किसी के साथ आप उसको लिंक कर लो, किसी के साथ उसको लिंक कर लो। लिंक कर लो मतलब सपोज आपको कोई नाम याद नहीं हो रहा तो जिसका नाम आपको याद है उसके साथ आप उसको जोड़ करके याद रखोगे तो आपको इजीली वो याद भी हो जाएगा, रिकॉल करना भी आसान हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट है अनुप्रेक्षा। पहले आपने लेक्चर अटेंड किया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने रीजनिंग करके आंसर भी ले लिया, फिर आपने खुद कॉपी उठा करके उसको रिवाइज किया और फिर कॉपी बंद करके भी आपने उसके ऊपर क्या किया। होता है ना, सोने के बाद सबकॉन्शियस तो 24 घंटे चल रहा है, मगर सोते सोते भी आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को अनुप्रेक्षा, उसके ऊपर थॉटफुल थॉट प्रोसेस चल रहा है, चीज़ और पक्की हो जाएगी। और पांचवा पॉइंट है, यदि आप चाहते हो कि मैंने जो किया है वो और पक्का हो जाए तो लास्ट पॉइंट इज डिस्कशन। लास्ट पॉइंट कौन सा है? डिस्कशन। कोई पढ़ने के लिए आया है, कोई पूछने के लिए आया है, ये नहीं है कि मैं उसको बताऊंगा तो वो फर्स्ट आ जाएगा, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। ऐसा सोचोगे तो हमारे पास भी तो एजुकेशन यदि आई है तो किसी की बदौलत ही तो आई है ना। यदि हमारे टीचर्स हमें ना पढ़ाते, यदि हमारे सीनियर्स हमारे क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं देते तो हम आज कैसे यहाँ तक पहुँचते। तो यदि कोई पूछने आया है, यदि कोई समझना चाहता है और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है और सबसे बड़ी बात हमारे पास टाइम भी है, हमारा टाइम खराब नहीं हो रहा, तो हम यदि ऐसे टाइम में किसी को पढ़ा रहे हैं तो हमारा ज्ञान और ज़्यादा विकसित होता है। क्योंकि किसी चीज़ को समझाते टाइम हमें नए नए क्वेश्चंस और सामने से आते हैं और फिर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो कंसेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो किसी चीज़ को पक्का रखने के लिए पहले लेक्चर अटेंड करना, कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पूछना, रिवीजन करना, बुक उठा करके बुक बंद करके उसके ऊपर भी चिंतन करना, फिर उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना, उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना। तो ये 5 चीज़ें हैं।
और ध्यान देना, ये सारी चीज़ें हमारी कब अच्छे से चलेंगी? जब हम हेल्दी का मतलब ऐसे वाला हेल्दी नहीं, हेल्दी का मतलब जब हम फिजिकली फिट होंगे। हेल्दी का मतलब, क्योंकि हम एक लाइन सुनते हैं ना, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी माइंड कहाँ रहता है? अब हेल्दी माइंड का वो नहीं सोचना मोटा दिमाग मोटे शरीर में रहता है, ऐसा नहीं सोचना, बल्कि हेल्दी माइंड का मतलब है एक अच्छा, एक फ्रेश माइंड कहाँ होगा? जहाँ बॉडी भी फ्रेश होगी। और हमारी बॉडी फ्रेश कब होगी? बॉडी फ्रेश कब होगी? 2 घंटे 3 घंटे पबजी गेम खेल के होगी? बोलो, कब होगी बॉडी फ्रेश कब होगी? हाँ, मैकडी के बर्गर्स खा करके होगी? कैसे होगी? छोले भटूरे खा करके होगी? चॉकलेट्स ढेर सारे, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी के, चाउमीन्स खा करके? हाँ, कब होगी बॉडी? कब हम लाइट फील करेंगे? जब हमारा आहार, जब हमारी डाइट भी फ्रेश होगी। यदि हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो हमारा मन भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने मम्मी के हाथों की बनाई हुई रोटी की कदर करनी है, क्योंकि माँ है जो प्यार से बनाती है। माँ है, प्यार से बनाती है, केयर से बनाती है। मगर दुकान वालों के पास, उन्होंने तो सामान बेचना है, भले 4 दिन पुराना भी हो, मसाला लगाएंगे, आपको दे देंगे और आप भी खुश, स्वाद बहुत आया, मगर उससे आपकी सेहत अच्छी होने वाली? बिकॉज माँ प्यार और केयर दोनों चीज़ें उसमें डाल रही है, और माँ उसके साथ नॉरिशिंग न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हुए दे रही है। कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं परोसेगी। मगर बाहर वालों को तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो तुम्हारी पॉकेट से लेना देना है। किससे लेना देना है? तुम्हारे पर्स से लेना देना है। इसलिए अपनी सेहत के साथ हमें चीट नहीं करना है, हमें अपनी सेहत के साथ चीट नहीं करना है। और इसी के साथ देखें, बहुत से बच्चे आज शिकार हो रहे हैं नशे का शिकार हो रहे हैं ना। कितने लोगों को हम देखते हैं कि जो लोग नशे के, अभी 10th क्लास है, अभी +2 में है, ड्रिंक करने लग जाते हैं, बोलते हैं हम तो पार्टीज में देखते हैं वो भी पीते हैं, हमारे पास पैसा है, हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मगर ध्यान देना है, जो गलत चीज़ है वो आज भी गलत है और कल भी गलत है। जो गलत चीज़ है वो घर पे भी गलत है और बाहर भी गलत है। ये नहीं है कि जहर यदि चौराहे पे खाओ तो वो बुरा हो जाए और यदि घर में खाओ छुप करके तो अच्छा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। अर्थात यदि आज नशों की होड़ में व्यक्ति जा रहा है तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि चलो नई चीज़ है, ट्राई करके देखे। पहला पॉइंट क्या होता है? नई चीज़ है, ट्राई करके देखे। और सामने वाले छेड़ते हैं, अरे तू तो बैकवर्ड है, तू तो कुछ करता ही नहीं है, तू तो बिल्कुल, पता नहीं कितने कितने नाम रख देंगे। और फिर वो अपनी ओर से ना चाहते भी स्टार्ट करता है। अब स्टार्ट तो हो गया, अब फिर स्टेटस का नाम आ जाता है। अरे जो अच्छे हाईली स्टेटस वाले लोग हैं वो तो ये चीज़ें आम करते हैं, तेरे पास कौन सा पैसे की कमी है। और धीरे धीरे स्टार्टिंग में उसको फ्री में देते हैं, फिर आदत लग जाती है, फिर उस नशे को छोड़ना उसको मुश्किल हो जाता है और परिवार खराब हो जाते हैं। और ध्यान देना है, नशों के लिए हम नहीं बने हैं, हम तो नशों को ख़त्म करने के लिए बने हैं। हमने अपने परिवारों को बर्बाद नहीं करना, हमने तो परिवारों को आबाद करना है। क्या करना है? आबाद करना। यदि किसी के अंदर कोई गलत आदत आ भी रही है, और आदतें अक्सर आती कहाँ से है? सोसाइटी से ही आती है। जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा पढ़ेंगे, जैसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, तो वैसी वैसी आदतें हम कैप्चर करने लग जाते हैं। तो हमें देखना भी अच्छा, सुनना भी अच्छा, मोबाइल यूज़ करना पड़े तो अच्छी चीज़
देखो और अच्छी चीज़ को ही एप्रिशिएट करो। अदरवाइज गलत चीज़ों को प्रमोट करोगे, एप्रिशिएट करोगे और गलत चीज़ों के बारे में खुद को मैं भी ऐसा करूं, कभी ऐसा विचार भी लाओगे तो ज़िंदगी में बुराई हमारे कभी ना कभी ज़रूर आ जाएगी। इसलिए नशों से दूर रहना है, तभी हमारा माइंड भी फ्रेश रह पाएगा। अदरवाइज हम उन नशों के दास, गुलाम बन जाएंगे। और अगला पॉइंट नॉन वेजिटेरियन डाइट का है कि हमें नॉन वेज नहीं खाना। क्या नहीं खाना? क्यों नहीं खाना? किसी को मार करके, किसी की बद्दुआएं लेकर के हम यदि किसी को कुछ खाएंगे तो उससे हमारा कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला नहीं है। अर्थात हमें जो भी खाना है वो फ्रेश खाना है, हेल्दी खाना है, दया के भावों के साथ खाना है। क्योंकि यदि कोई किसी को 2-4 थप्पड़ मारे ना, 2-4 थप्पड़ मारे तो 2-4 थप्पड़ खाने वाला उसको ब्लेसिंग थोड़े देगा। बोलो, ब्लेसिंग्स देगा उसको? उसके मन में क्या आएगा? उसके लिए गुस्सा, एंगर आएगा। और यदि हो सकता है वो अपना एंगर नहीं निकाल पा रहा तो उसका एंगर अंदर ही अंदर, क्यों? गुस्से को जहर भी तो बोलते हैं। गुस्से को क्या बोलते हैं? बोलते ना, अपने अंदर का जहर निकाल दे, अब जो होना था सो हो गया। मगर जिसको आपने मारा, पीटा और जिसको तो मानो एक स्लॉटर हाउस में गर्दन पे छुरी रख कर के जिसको मारा जा रहा है, वो घबराया हुआ है और वो चाहता है मुझे छोड़ दिया जाए, मगर उसे कोई छोड़ नहीं रहा। ऐसे टाइम में जब वो अपने प्राणों को छोड़ रहा है तो उसके शरीर में तो कितना एंगर है, एंगर है ना, एग्जाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है। अब वो सारे केमिकल कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं? उसी की बॉडी के अंदर है। अब यदि ऐसे शरीर का आहार हम करेंगे तो हम कभी भी पॉजिटिव कैसे रह पाएंगे? और आपने सुना होगा कि आजकल एक वास्तु वाला वर्ड आता है, वास्तुशास्त्र। वास्तु वाले बोलते हैं जहाँ पे शमशान घाट हो ना, तो वो उस 100 कदम के आसपास अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। मगर जिन लोगों ने चलते फिरते अपने शरीर को क्या बना लिया है? कब्रिस्तान बना लिया कि नहीं बना लिया उन डेड बॉडीज को खा करके। तो ऐसा व्यक्ति तो फिर कितने भी हवन कर ले, कितनी जगह पे जा कर के डुबकियाँ लगा ले, ऐसे व्यक्ति के पापों की धुलाई नहीं हो सकती। क्योंकि कहा जाता है जहाँ पे दया है वहाँ पे धर्म है, और जहाँ दया नहीं वहाँ पर धर्म भी नहीं। अब ये 2-3 बातें हमारी हुई, और हमें अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी सिलेक्ट करना है और टाइम को वेस्ट नहीं करना है। खाना पीना अपना शुद्ध रखना है। और आजकल गेमिंग आजकल ऑनलाइन गेमिंग्स होती है ना, और ऑनलाइन गेमिंग्स में गैम्बलिंग भी चल पड़ी है। ऑनलाइन गेमिंग्स में गैम्बलिंग, पैसे भी लगाए जाते हैं। तो उस पैसे लगाने वाली गेम्स में कभी भी एंटर नहीं करना, कभी भी उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना। क्योंकि ये आदतें लगानी आसान है मगर इन आदतों को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें परमात्मा का हमेशा शुक्र करना है कि हे प्रभु, हमें अच्छी ज़िंदगी मिली, हमें अच्छे संस्कार देने वाले माता पिता, गुरुजन मिले, हमें अच्छे फ्रेंड्स मिले। इसलिए हम आपके बताए हुए रास्ते पर तो चले मगर हम गलत रास्ते पर कभी ना चले। और याद रखना, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति हमारे से हो सकता है बहुत कुछ छीन करके ले जाए, मगर हमारा सब कुछ कभी कोई छीन नहीं सकता। और सब कुछ है हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना। ज़िंदगी में कभी हार भी जाओ तो भी हार नहीं माननी। लिखा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल
ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना इस बार मेरा ये काम नहीं हुआ मैं सुसाइड कर लूँ, उस बच्चे ने भी अटेम्प्ट किया था सुसाइड का। तो ध्यान देना, सुसाइड कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, माता पिता ही रोएंगे ना, किसी दुनिया को तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और हम यदि कुछ और कर पाते, हमने भी तो अपना ज़िंदगी का गोल्डन चांस खुद अपने हाथों से गंवा दिया। क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमारे दिन बुरे ही बुरे रहे। मेहनत करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और प्रेम से कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं स्पेशली मोटिवेशनल के लिए, सुननी भी है, गुनगुनानी भी है। यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। You can do everything, everything is in your hand. You can do everything. समझ आ रही है ना? You can do everything. आप सब कुछ कर सकते हो। Everything is in your hands. किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें आशावादी बनना है, हमें निराशावादी नेगेटिव अप्रोच वाले नहीं बनना है। यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। यू कैन डू एवरीथिंग, एवरी Be optimistic, be optimistic, be optimistic, re. Be optimistic, be optimistic, be optimistic, re. Oh, you can do everything, everything is in your hand. You can do everything, Never think you can't do anything. Never think you can't do anything. Never think you can't do anything. Never think you can't do anything, because you can do everything. Everything is in your hand. You can do everything. ऊंचे सपने रहे हमारे, ऊंचे सपने रहे, छू सकते हैं चांद सितारे, छू सकते हैं चांद। तूफानों से घिरी हो नैया, तूफानों से घिरी हो नैया। बड़े चले तो मिले किनारे, बड़े चले तो ओ मुश्किल नहीं है anything. You can do everything. मुश्किल नहीं है anything. You can be optimistic, be optimistic, be optimistic, re. Be optimistic, be optimistic, be optimistic, re. Oh, you can do everything, everything is in your hands. You can do everything, हिम्मत वाला आगे बढ़ता, हिम्मत वाला आगे, बिना पाँव भी पर्वत चढ़ता, बिना पाँव भी। शेर बहादुर डट कर लड़ता, शेर बहादुर, शेर बहादुर डट कर लड़ता, गलत जगह पे कभी न अड़ता, गलत जगह पे। उड़ने को मिले हैं विंग्स, यू कैन डू एवरीथिंग। उड़ने को मिले हैं विंग्स, यू कैन
Be optimistic, be optimistic, be optimistic, Re. Be optimistic, be optimistic. Oh, you can do everything, everything is in your hands. You can do everything. फूलों से ना नाजुक होना, फूलों से ना नाजुक, कांटों से ना तीखे होना, कांटों से ना अपने और पराए में हाँ प्यारे कसरीखे होना, अपने और पराए में हाँ प्यारे कसर है प्रभास दुनिया से। यू कैन डू एवरीथिंग, है प्रभास दुनिया से। दुनिया है होना ये से। यू कैन डू एवरीथिंग। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक रे। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। You can do everything, everything is in your hand. You can do everything, Oh, never think negatively. Oh, you can do everything. Oh, never think negatively. Oh, you can do everything. Be optimistic, be optimistic, be optimistic, Re. Be optimistic, be optimistic. तो अब कैसे बनकर रहना है? ऑप्टिमिस्टिक. You can do everything. Everything is. अब कभी ये शिकायत नहीं करनी मैं नहीं कर सकता. You can do everything. अब कल्पना चावला, कितने कितने नाम सुनते हैं हम. कोई स्पेस में इतनी इतनी देर से है, वो कैसे चले गए. कोई आर्मी में है, देश की रक्षा कर रहा है. कोई हम जैसे साधु मुनियों की तरह संसार का मोह छोड़ करके इस मार्ग पे चल रहा है. तो दुनिया में तो हर जगह स्ट्रगल है, मगर स्ट्रगल किसको करनी है? हम ही को करनी है. और स्ट्रगल हम कर सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड्स. ये दूसरे के हाथ में नहीं है. इसलिए पॉजिटिव रहना. गलत आदत लग गई है तो गलत आदत को हम छोड़ भी सकते हैं. और यदि हम और अच्छा होना चाहते हैं तो और अच्छा होने के लिए भी हम अपनी हिम्मत जगा सकते हैं. तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपका बल और बढ़े और आप अपना ये विद्या, बुद्धि और बल का सदुपयोग कर सके. इन सभी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस संपूर्ण स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई है कि जिन्होंने गुरुदेवों के पावन श्री चरणों में विनंती रखी कि गुरुदेव पधारिए और बच्चों को मंगल आशीर्वाद दे. और वो दिन भी था जब यहीं इसी ऑडिटोरियम में दीक्षा के निमित्त से मेहंदी का कार्यक्रम हुआ, केसर का कार्यक्रम हुआ. बहुत रौनक देखने को मिली. और आज भी नन्हे मुन्ने इस वाटिका के ये फूल जो महक रहे हैं, चहक रहे हैं, ये बच्चे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऐसे उत्तम कार्य आपको करने को मिलते रहें. इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम गुरुदेव के श्री मुख से कुछ ब्लेसिंग्स ग्रहण करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में काम आएंगे. कुछ छोटी सी शिक्षाएं ग्रहण करेंगे जो हमारी ज़िंदगी को और ऊंचा उठाएंगी. तो इन्हीं भावनाओं के साथ सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट. खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें. इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति.